देखिए, क्लास 11 कॉमर्स जो अपन ने अकाउंट्स स्टार्ट की थी, कल आपको ट्रांजैक्शन पढ़ाए थे हमने और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने सीखे थे। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। हमने उन तीनों अकाउंट्स के रूल्स समझे थे और साथ में आपको कैसे पता कैसे लगाना है कि कौन सा अकाउंट में किससे रिलेटेड है। तो अभी हम जो समझ रहे हैं जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्रीज करनी कैसे हैं। जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं या जो आपने रूल्स समझे हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो कैसे करना, उनको आप अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले तो हम एक बार उसका फॉर्मेट समझते हैं कि आपका फॉर्मेट कैसे होता है जर्नल का, जर्नल बनाते कैसे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा अपन एंट्री करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आपका फॉर्मेट होता है कि विदाउट फॉर्मेटिंग अपनी कोई एंट्री होती नहीं है, सारी एंट्री हम एक फॉर्मेट में बनाते हैं। आप सबसे पहले ऊपर लिखते हो जर्नल। जर्नल का जो फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है डेट। उसके बाद आपको बनाना है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपका बनता है LF, फिर आपका अमाउंट। देखो, डेट जनरली डेट का मतलब आप जानते हो, जिस दिन आपके ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लिखना है। लिखने का तरीका सबसे मेन है। यहाँ पे आपको डेट लिखनी कैसे है, तो डेट लिखने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, जैसे आपने लिख दिया 2019। फिर आपको मंथ लिखना है। मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन अप्रैल में हो रहा है फर्स्ट। ये तरीका होता है आपको डेट लिखने का, हमेशा के लिए, जरूरी नहीं जनरल में है। आगे जो भी टॉपिक करोगे, चाहे वो जनरल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट, जहाँ भी आपको डेट लगानी है उस डेट के अंदर आप इस तरह से ही लगाओगे। बाकी कोई तरीका नहीं होता है यहाँ पे डेट लगाने का। नेक्स्ट सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के अंदर आपको अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। एंट्री कैसे करोगे, नरेशन कैसे लिखोगे। एक एंट्री के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है आपकी एंट्री और एक होता है उसका नरेशन। जो एंट्री की है उस एंट्री का नरेशन लिखना होता है कि आपने वो काम क्या किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक एंट्री लिखता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। मान लीजिए आपके पास में एक एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा उससे हमने एंट्री करी है, तो इस एंट्री का आपको डिस्क्रिप्शन या नरेशन लिखना होगा कि ये है क्या। तो इसका नरेशन हम लिखते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन होगा वो ये होगा, राम से 10,000 रुपये प्राप्त किए। ये इसका ट्रांजैक्शन होता है कि राम से 10,000 रुपये प्राप्त किए। उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन को समझना पड़ता है, उसके लिए एंट्री करनी पड़ती है और एंट्री के साथ में आपको नरेशन लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अमाउंट, बीच में आता है कॉलम लेजर फोलियो। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। हिंदी में बोलते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या। देखो, खाता बही क्या होती है, तो स्टार्ट में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, या आई थिंक मेरा जो पहला वीडियो था कॉमर्स, जब हमने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था, उसी के अंदर मैंने आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस समझाई थी। आपका अकाउंटिंग प्रोसेस आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग प्रोसेस आपको पता नहीं है आप एंट्रियां नहीं कर सकते, अकाउंट्स नहीं समझ सकते। क्योंकि फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होगा उसी की अकाउंटिंग होती है, बाकी किसी का नहीं होता है। ये फिक्स है, याद रखिएगा आप लोग कि अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन का मीन्स होता है कि जो ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस से रिलेटेड है, जहां कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसी की रिकॉर्ड कर रखते हैं, बाकी किसी को नहीं रखते हैं। सेकेंड पॉइंट, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन जिसको आप
कैश में या पैसे में कहीं ना कहीं मापन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एक पेन ले ली तो वो मनी मेजरमेंट नहीं है, या मैं आपसे एक पेन खरीद रहा हूँ, उसके बदले पेन के बदले पैसा दे रहा हूँ, तो उसका ट्रांजेक्शन को हम एंट्री करते हैं, उसको लिखते हैं, बाकी किसी को नहीं लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि जो बेसिकली जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन आप उसकी एंट्री कर लेते हो, उसी दिन एंट्री करते हैं। उसके लिए एंट्री जिसमें की जाती है वो होता है हमारा जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स, सहायक बहियां। आपके सिलेबस के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर इसके चैप्टर है, जैसे अभी फिलहाल हम जर्नल समझ रहे हैं, तो इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो सहायक बहियों का है। तो जर्नल मीन्स आप किसी भी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो तो जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है। तो जो जर्नल में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जर्नल से सेकेंड स्टेप जब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो अपना फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं। वर्गीकरण का मतलब जो आपने जर्नल बनाई है उस जर्नल से आपको पर्टिकुलर अलग अलग खाते खोलने होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी यही ट्रांजैक्शन एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो आपके पास दो अलग अलग खाते खुले हैं, एक तो कैश एक राम, तो इन दोनों को हम लेजर में अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आपके कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं सबको एक ही जगह लिखेंगे, आपके राम से रिलेटेड जो जो एंट्रियां हुई है उन सबको एक ही जगह लिखेंगे। ये सारा काम हम लेजर में करते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके पास में लेजर का अलग से चैप्टर है, लेजर आपको समझनी है, तो हम जिस एंट्री को जर्नल में करते हैं उसी की पोस्टिंग वापस लेजर में करेंगे। ये कंपलसरी वर्क है, करना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो पोस्टिंग जिस पेज पे होगी उसी को बोलते हैं लेजर फोलियो। आपको ये कॉलम खाली छोड़ना है। फिलहाल आप जब भी सवाल को करोगे लेजर फोलियो का कॉलम हमेशा खाली छूटता है, क्योंकि हम यहाँ पे रियल में जर्नल लेजर नहीं बना रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कि कौन सी एंट्री कौन से पेज पे है, या फिर आपको सवाल में दे रखा होगा। नेक्स्ट, अमाउंट का कॉलम लिखता है। अमाउंट यानी जितना पैसा है। आप यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं अपन। वी हैव 3 सिस्टम, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम वी हैव 2 साइड ऑफ बोथ पर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन की 2 साइड होती है, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन हो, आपको दोनों साइड में लिखना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यही जो आप ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, जो अमाउंट आपके पास एक बार में दिया हुआ है उसी अमाउंट को आपको दोनों साइड में लिखना है। लिखना कैसे है? तो डेबिट का कॉलम में डेबिट लिखोगे, क्रेडिट में आपको क्रेडिट लिखना है, बट लिखना सेम अमाउंट से है। 10,000 से यदि आपकी ट्रांजेक्शन हुआ है तो 10,000 आपके कैश में भी आएगा, 10,000 आपके राम में भी आएगा। तो ये होती है आपके एंट्री करने का तरीका। आप इसको यहाँ से लाइन खींच के इसको बंद कर दोगे। जर्नल में लेखा करने का तरीका इस प्रकार से ही है, बाकी इसमें कोई प्रोसेस, कोई वे भी नहीं होता है। नेक्स्ट, अब हम कुछ ट्रांजेक्शन को ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, कल हमने जो ट्रांजेक्शन समझे थे उसमें आपको 2 अकाउंट निकालना सिखाया था। आज हम उन दोनों अकाउंट्स में रूल्स फॉलोअप करवाते हैं, रूल्स लगा के जनरल एंट्रियां करते हैं। जैसे मान लीजिए कल आपको हमने ट्रांजेक्शन दिए थे, उन्हीं ट्रांजेक्शन पे थोड़ा सा बात करते हैं, या कुछ नया ट्रांजेक्शन लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको लिखा 20,000 रुपये रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। क्योंकि जनरली अपना बिजनेस स्टार्ट होता है, वहीं से अपना जर्नल स्टार्ट होती है। मैं आपको एक बात और कह देता हूं कि आपकी जो बुक है, इस साल जो आपको बुक मिली है या जो आपने खरीदी होगी एनसीईआरटी की बुक, पूरी हिंदी में है, पूरी बुक हिंदी में है, और अपने को अकाउंटिंग इंग्लिश में करनी है। बुक आपकी हिंदी में है, अपने को अकाउंटिंग इंग्लिश में करनी है। उसका कारण ये है कि जो अकाउंटिंग होती है, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, वो इंग्लिश में ही होगी। केवल आखिरकार इंग्लिश में ही होती थी, पहले भी इंग्लिश में ही होती थी, आज भी इंग्लिश में ही करनी है। वो बुक को आपने सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके पास में बुक प्रेजेंट है, बाकी हम जो कुछ पढ़ेंगे पूरा इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ईजी रहेगा आपके पास में। तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड है ऐसे जो आपको समझने होंगे, क्योंकि हिंदी में यदि आपको पता होगा तो इंग्लिश में नहीं पता होगा, इंग्लिश में पता है तो हिंदी में नहीं पता होगा। तो मैं आपको इसकी एक पूरी लिस्ट बनाकर आज भेज दूंगा शाम तक। जो जो वर्ड आपके यहाँ पे यूज हो सकते हैं उन सबको आज शाम तक आपको भेज देंगे।
ताकि आप एक बार उसको रीडिंग लगा देना। आपको जैसे मैंने वर्ड लिखा रोकड़, रोकड़ कहो नकद कहो एक ही बात है, इनके लिए हमारा एक ही वर्ड होता है इंग्लिश में कैश। देखो हिंदी में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में जनरली एक ही वर्ड होता है कैश। तो कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। हम इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट, दो अकाउंट निकालने हैं, दोनों अकाउंट के रूल्स लगाने हैं और आपको एंट्री करनी है। आपका ट्रांजैक्शन है रोकड़ से भी व्यापार प्रारंभ किया, दो अकाउंट, पहला तो रोकड़ ही आ जाएगा कैश। अब व्यापार प्रारंभ किया, जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करोगे आपके बिजनेस में आपका व्यापारी पैसा लेकर आता है। देखो हमारा जो अकाउंट है वो कुछ अवधारणाओं पर डिपेंड करता है। अब प्रश्न उठता है अवधारणा क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास में। देखो हर किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए नियम बने हुए हैं, कायदे कानून है, रीति रिवाज है। जब आप अकाउंट्स की हिस्ट्री पढ़ते हो या बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो वहाँ आपके सामने कुछ अलग अलग चीज़ें, जैसे एक तो आती है मान्यताएं, एक आती है अवधारणाएं, एक आती है परंपराएं। तीन शब्द मैंने आपके सामने बोला, अवधारणा, मान्यता और परंपरा। वैसे तो ये तीनों अलग अलग है, मान्यता अलग होती है, अवधारणाएं अलग है और परंपराएं अलग है। आखिर होता क्या है? देखो अवधारणाएं, अवधारणाओं के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे नियम कायदे मिलेंगे जिनके आधार पर हमको अकाउंटिंग करना है। मान्यताएं ऐसी है कि कोई ऐसा काम एक बार हो गया, कर लिया और वो यदि सक्सेस हो जाता है तो लोग उसको करना स्टार्ट कर लेते हैं। मान्यता का मतलब हम ये जानते हैं कि कोई ऐसा काम था, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में दो डस्टर है, एक तो ये डस्टर है और एक कपड़ा है। मैं दोनों से बोर्ड साफ कर सकता हूँ और यदि मैंने इससे किया प्रॉपरली मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैंने इससे कर लिया रिजल्ट अच्छा मिल गया, अब मैं इसी से कर रहा हूँ, मेरे पीछे आने वाली पीढ़ी भी इसी को डस्टर मान लिया और इसी को डस्टर कर लिया, ये विलुप्त हो जाएगा। ये मान्यता है। किसी ने एक काम कर लिया, करे जा रहे उसके पीछे पीछे, वो मान्यताएं हैं। तो ऐसी भी मान्यता अपने पास में भी है, कुछ 3-4 मान्यता बनी हुई है और कुछ परंपराएं हैं। परंपरा का मतलब होता है वो की वो बात यहाँ पे भी है। परंपराओं में और मान्यता में ज्यादा फर्क नहीं है। परंपरा का मतलब अब आप लोग भी करते हो, सुबह उठते ही ब्रश करते हो, कौन सी बुक में लिखा ब्रश करना? कहाँ लिखा हुआ? लिख करते हैं। क्यों? परंपरा है। हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी करेगी। तो ऐसी कुछ परंपराएं भी है हमारे पास में जिनको फॉलो करके हमको काम करना है। कुछ अवधारणाएं भी हैं। तो हमारे पास टोटली 14 अवधारणा है, 14 है। मैं सभी नहीं समझा रहा, केवल एक पर बात करता हूं। वो है आपकी पहली अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका व्यापार और व्यापारी अलग अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। हम अस्तित्व की, ये मैंने आपको एक मेरी वीडियो बनाई है, उसमें भी इसको समझाया हुआ है, एक बार फिर समझा देता हूँ। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? पहचान। आप किसी व्यक्ति को कैसे पहचानते हो? आप किसी को जानते हो तो कैसे जानते हो? फर्स्ट ही पॉइंट आता है उसका नाम, पता, विवरण। किसी की पहचान देनी है तो पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, उसका नाम। आप किसी को पूछ रहे हो कि भैया आप ये कौन है, तो नाम बताओगे आप? भाई आपको प्रश्न पूछ लिया कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि आदमी है, नाम है भाई उसका, वो नाम लोगे आप। तो वही है आपकी पहचान। आपको पूछ लिया आप कौन हो, तो आपका नाम बताओगे, तो वो उसकी पहचान होती है। एक उसका अस्तित्व है, आपको उसी अस्तित्व पे लोग जानते हैं। तो बिजनेस में भी एक ही बात होती है, आपका व्यापारी और व्यापार अलग अलग होता है। और वो क्यों अलग है, कैसे अलग है, तो आप खुद इसको फील कर सकते हो कि आपके व्यापार का नाम अलग होता है, व्यापारी का नाम अलग होता है। किसी व्यापारी का नाम यदि आप देखोगे, मान लीजिए आप किसी दुकान का नाम लिखा लक्ष्मी फर्नीचर, लक्ष्मी फर्नीचर स्टोर, यदि किसी दुकान का नाम है, आपने कोई सामान खरीदा है तो आप दुकान के नाम से सामान खरीदोगे। मान लीजिए आप सेलफोन यूज कर रहे हो, आपका सेलफोन सैमसंग कंपनी का है तो सैमसंग का बोलोगे।
आप मान लीजिए जियो यूज कर रहे हो, तो जियो कंपनी है, आप मुकेश अंबानी थोड़ी ना कह सकते हो। क्या आपको पूछ लिया कि भैया कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, तो आप तो यही कहोगे मैं जियो रिलायंस का यूज कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना कहोगे मुकेश अंबानी को यूज कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ दोनों अलग अलग है, आपका व्यापारी अलग है, व्यापार अलग है। और ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इसका। ये चीजें आपको 11th में ही समझने को मिलेगी, आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अवर बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ इज सेपरेट आइडेंटिफिकेशन। तो अब हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो व्यापारी बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, व्यापारी ने जो पैसा बिजनेस को दिया है वो कहलाता है कैपिटल। तो आप जब भी इस प्रकार का ट्रांजैक्शन समझते हो, पहला ट्रांजैक्शन जब बिजनेस स्टार्ट करने का आता है, एक फिक्स अकाउंट खुल जाएगा कैपिटल। उसके अलावा बाकी जो उस टाइम बंदे ने लाए हैं, चाहे कैश लाई है, फर्नीचर लाई है, स्टॉक लाया, बिल्डिंग लाया, तो वो आपको अलग से अकाउंट खोलने हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अपना फर्स्ट अकाउंट होता है कैपिटल। दूसरा अकाउंट जो आप वस्तु लेके आ रहे हैं, जैसे आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैश लेके आया है तो कैश और कैपिटल, दो खाते खुल गए, कैश और कैपिटल। ठीक है, अब इन दोनों का नेचर समझेंगे और एंट्री करेंगे इसका अकॉर्डिंग टू रूल्स। पहला खाता कैश, दूसरा है कैपिटल। चलिए अब हम बात करते हैं, कल हमने समझा था नेचर, टाइप्स ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर अवर टाइप्स ऑफ अकाउंट इज 3, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उसमें आप देखोगे इन दोनों को, तो कैश तो है रियल, क्योंकि वस्तु होती है, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जहां चाहो वहां लेके जा सकते हो। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी की जगह हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। तो व्यापारी एक व्यक्ति होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल। इस अकाउंट को बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्री की। तो यहाँ के लिए रूल्स लगेंगे, बिना रूल्स के तो एंट्री होती ही नहीं है। तो आपका रूल्स रियल का क्या था, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट, एंड डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस समय कैश आती है, व्यापारी पैसा लेकर आता है, व्यापार में लाएगा, फिर खर्च करेगा। तो व्यापारी पैसा लेकर आ रहा है, कैश आ रही है, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट। देखो लिखने का तरीका वही जो अभी हमने फॉर्मेट समझाया था आपको, आपको सारी एंट्रेंस फॉर्मेट में ही करनी पड़ती है, बाकी कोई तरीका ही नहीं है आपको एंट्री करने का। लिखेंगे आप ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट, ये है, इसको अकाउंट बोलते हैं। लिखने का तरीका A/C, ठीक है। DR, DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, ठीक है। डेबिट के लिए DR लिखना है, बाकी आपको अकाउंट मेंटेन करना है। और फिर आपको यहां से लिखना है 2 कैपिटल। क्रेडिट की जगह आपको लिखना है 2, यहाँ पे क्रेडिट के लिए CR नहीं लिखा जाता, 2 वर्ड यूज किया जाता है। एनी डाउट? चलिए अब अमाउंट फिलअप करना है, 20,000 मीन्स 20,000। नरेशन लिखोगे आप इसका, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जो भी आपने काम किया उसको आपको यहाँ पे नीचे नरेशन में लिखना है, लाइन खींचनी है और आपका एंट्री पूरी हो गई है। ये है आपको एंट्री करने का तरीका। एक और ट्रांजैक्शन समझते हैं कैसे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने आपके सामने 4 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, इन चारों को एक बार समझ लीजिएगा। पहला है राजेश से 20,000 का माल खरीदा, 2 खाते निकालने हैं आपको। माल बेचा, मजदूरी चुकाई और शाम को माल बेचा। पहला ट्रांजैक्शन, राजेश से माल खरीदा, 2 खाते निकालने आपको पता है। माल खरीदते हैं तो पहला खाता परचेज, दूसरा राजेश। ये काम आपने कल सीखा था। मुझे एक बात बताओ, परचेज कैसा खाता है? तो रियल है, दिखता है। परचेज यानी माल, आप जो बेच रहे हो माल खरीदा, आपको दिखेगा, टच कर सकते हो, वो तो भी करना आपको। तो माल खरीदा है, परचेज। राजेश पर्सनल अकाउंट है, जब हम माल खरीदते हैं तो माल आता है,
जो माल खरीदोगे तो माल आता है मतलब आपको एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। राजेश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो देने वाला है। जब हम माल खरीद रहे हैं तो वो देने वाला हो गया, पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनी अपनी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। नेक्स्ट, अमाउंट कैसे फिलअप करना है, तो वही जो तरीका आपका अभी समझाया था उसी तरह से आपको करना है। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजेश। ठीक है, आप मेरे साथ लिख दीजिएगा। यदि आप लिखने में सेट नहीं हो पा रहा है तो आप लास्ट में इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में उतार देना। ठीक है, जो कुछ ट्रांजेक्शन है, एंट्रियां हैं, आपको इस एंट्रियों को फॉर्मेट बना के करना है, जो अभी हमने फॉर्मेट समझाया था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही इसको सॉल्व करना। और मेरे साथ साथ लिख लो द बेस्ट। नहीं लिख पाओ, सही नहीं दिख रहा है, जो भी स्थिति है, आप यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में उतार देना है। ठीक है, सेकेंड एंट्री, माल बेचा। जैसे आप माल बेचते हो दो खाते इफेक्टिव होते हैं, पहला अकाउंट कैश, दूसरा सेल्स। क्योंकि जैसे ही माल बेचा, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया हुआ, कैश नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं है, इसका मतलब कैश ही होगा। और सेल्स है तो है ही, बेचा है तो सेल्स तो आएगा ही। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश आ रही है। क्योंकि जब हम माल बेचते हैं तो कैश आती है, माल बेचते हैं तब कैश आती है, और माल खरीदते हैं तब कैश जाती है। एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स यानी माल जा रहा है, और जो वस्तु यहाँ से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हो गया आपका 2000। सेम इसका नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मजदूरी चुकाई। देखो मजदूरी का इंग्लिश में वेजेज बोलते हैं। मजदूरी चुकाई है, चुकाई मतलब यहाँ से पैसा गया है, कैश जारी है, तो मजदूरी एंट्री करेंगे वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए। बीइंग वेजेज पेड, मजदूरी चुका दिया आपने। ठीक है, मजदूरी खर्च होता है, नॉमिनल अकाउंट है, और रूल्स नॉमिनल अकाउंट का आपको पता ही है, ऑल अबाउट एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल अबाउट इनकम्स आर क्रेडिट। वेजेज इज अवर एक्सपेंसेस, आपका खर्चा है, खर्चा है तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करोगे तो डेबिट करोगे टू कैश। लास्ट एंट्री आपके पास में माल शाम को बेचा, तो सेम आपके पास वही दो खाते खुलेंगे, तो कैश सॉरी एक तो सेल्स और शाम। एंट्री करोगे आप शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। शाम पाने वाला है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शाम, गुड्स सोल्ड टू शाम, गुड्स सोल्ड टू शाम। ठीक है, जो अमाउंट है आप इसको कर लीजिएगा। अब जो हमने कल आपको ट्रांजैक्शन भेजे थे उनकी सारी एंट्रियां करके आज मुझे आप सेंड करोगे। इनको एक बार आप कॉपी में लिख दीजिएगा। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में इसको उतार देना। कल वाले जो ट्रांजैक्शन थे उनको नोटबुक में सॉल्व करके आज मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। ठीक है, ओके।